हाँ, क्या अब मैं लाइव आ गया हूँ? देखो। हेलो। देखो देखो। आप दिखा शुरू। हम्म, तो साथियों, ये कुछ तकनीकी वजहों से हम लोग अभी लाइव नहीं दिख पा रहे थे। तो हालांकि मैं कोशिश किया कि वो लाइव चले और मैं दिखाई दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इसलिए साथियों, अ, थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं, और इसलिए हम लोग अपने लाइव को दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो मुख्य तौर पर हम लोग सभी साथियों को एक बार फिर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं एआईसीसीटीयू उत्तराखंड की तरफ से। इसको लाइव को हम आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? तो 12 फरवरी की हड़ताल है, और इसी के सिलसिले में ये स्ट्राइक हम लोग, ये हड़ताल को लेकर हम लोग उसकी तैयारियों की एक चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग पाते हैं कि अभी पूरे उत्तराखंड से 12 तारीख की अखिल भारतीय हड़ताल के समर्थन की कार्रवाइयाँ दिखाई दे रही हैं, और एक बड़े पैमाने पर ये हड़ताल होने जा रही है, इसकी ऐसी पूरी संभावनाएं समझ में आ रही हैं। तो ऐसे में साथियों, ये एक बात है, ये उत्साहपूर्ण बात हमारे सामने आई है कि ये हड़ताल एक सफल हड़ताल के तौर पर हमारे सामने आएगी। अब ये हड़ताल हम लोगों ने खुद से चुन ली हो, ऐसी बात नहीं है। बात यही है कि सरकार ने जो हमला किया है, उस हमले के जवाब में ये एक हड़ताल वर्किंग क्लास की वक्त की ज़रूरत बन गई है। और इसलिए साथियों, हम इतिहास में भी जानते हैं कि लड़ाइयों वक्त के हिसाब से लड़ाइयाँ होती हैं, और वक्त ही उसके बारे में तय करता है कि लड़ाई किस दौर में किस दिशा में जाएगी। और इसीलिए हम अपनी मर्जी से किसी लड़ाई को चुनने की बात, सिर्फ इतना ही होता है हमारे पास कि इतिहास हमारे सामने जो मौका हमें दे रहा है, तो उस पर हम अपना पक्ष चुन सकते हैं। या तो हम पक्ष में जा सकते हैं या उसके मुखालफत में जा सकते हैं। तो साथियों, एक ऐसा ही मौका आज के दौर में 2026 में हमारे सामने आ गया है, जब 21 नवंबर को मोदी सरकार ने अ, ये जो 4 लेबर कोड को प्रभावी करने की तिथि को घोषणा कर दी। तो उसके बाद ये समझ में आया कि सरकार ने कुछ तकनीकी कमियों की वजह से ये 1 अप्रैल 2026 को प्रभावी हो जाएगा। लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है, मजदूरों पर सबसे बड़ा हमला है। इस हमले के जवाब देने की बारी वर्किंग क्लास की है, जिसकी जरूरत है कि उस हमले का जवाब देता है कि नहीं देता है, ये उस वर्ग की जरूरत है। और इसलिए हम लोग ये जानते हैं कि देश हमारा हमारे खून पसीने से आगे बढ़ता है, और इस देश में अभी सरकार जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है कि जीडीपी में हम पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे आ गए हैं। यानी ये हम लोगों के खून पसीने से ही इस देश के अंदर इतना विशाल उत्पादन हो रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए क्या लाया जा रहा है? हम लोगों के लिए लाया जा रहा है गुलामी के 4 लेबर कोड। और इन गुलामी के 4 लेबर कोड हम इन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हम देखते हैं, हम इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लगातार इस पे बातें आ रही हैं। हम जानते हैं कि कोड ऑन वेजेस 2019, ये पहला कोड जो मोदी सरकार ने 2019 में बनाया था, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि नेशनल फ्लोर लेवल वेज को तय करेगी सरकार। और यह कितना होगा? यह 2017 में सरकार ने तय किया था 176, और 2019 में भी ये 176 था, और अभी के समय में ये बढ़ करके केवल 191-92 के आसपास पहुंचा है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि सरकार 190 रुपया या 176 रुपया मजदूरी की दर अभी समझ रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा धोखा है। दूसरी तरफ इसी तरीके से हम लोग पाते हैं कि ये जो सरकार है, इस सरकार ने 15,000 रुपया वेतन पाने वालों को ही
मजदूर की परिभाषा के अंदर इस कोड ऑन बेसिस में रखा है। यानी वो सारा हिस्सा जो 15,000 से ऊपर वेतनमान में है, वो मजदूरों की कैटेगरी के लाभ से बाहर कर दिया जाएगा। और इससे भी बड़ी बात है कि जो लाभ हम लोगों को मिल रहे थे इस वर्किंग जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया है और देश में 300 तक के कारखानों को कभी भी बंदी कर दिए जाने की जो मालिकों को इजाजत दे दी गई है, वो इजाजत का मतलब ही है कि इस देश के 80% कारखाने उससे नीचे के हैं। आज के दौर में जब ऑटोमेशन बढ़ गया है, तो इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर जब ऑटोमेशन बढ़ेगा तो वर्किंग क्लास के पास अपनी नौकरी बचाव की कोई चीजें नहीं बचेंगी। हम सब लोग जानते हैं कि कारखानों के अंदर स्थायी रोजगार एक बड़ी उम्मीद होती है, बड़ी आशा होती है, लेकिन सरकार उन सब चीजों को छीनने जा रही है। तो ऐसे समय में कोड कोड ला करके मोदी सरकार पूरी तरीके से मजदूर वर्ग को एक गुलामी में धकेल देना चाहती है, जहां हमारे पास ना अच्छा वेतन है, जहां हमारे पास ना काम के घंटे हमारे पास तय हैं। जबकि पहले हमारे पास जो फैक्ट्री एक्ट था, उसमें साफ तौर पर तय किया गया था कि 8 घंटे का वर्किंग आवर होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो हमारी सरकार अभी नया चौथा कोड लाई है ऑक्यूपेशनल वाला, उसके अंदर ये 46 घंटे हफ्ते के तय तो हैं, लेकिन उसमें उसको कैसे ऊपर नीचे किया जा सकता है, कैसे बढ़ा करके शिफ्ट शेड्यूल बदल करके ये सब किया जा सकता है, तो उससे साफ समझ में आ रहा है कि हमारे लिए काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, हमारे लिए वेतन कम किया जा रहा है, हमारे ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीना जा रहा है। और पूरी तरीके से ये ट्रेड यूनियन राइट जो हमको मिला है, ये ट्रेड यूनियन राइट देश की आज़ादी के आंदोलन में हमें मिला, और उससे उसी बात को हमारे संविधान सभा में स्वीकार भी किया गया कि जो हड़तालों से चूंकि देश आज़ाद हुआ है, इसलिए ये हमारा मूलभूत मौलिक अधिकारों में शामिल है। अभी भी ये संविधान के हमारे मौलिक हिस्से में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद मजदूरों को हड़ताल करने पर रोक लगा देना, मजदूरों को हड़ताल न करने देना, इस तरह के नियम ये सारी सरकार अब लेकर के चली आई है। और यूनियन के रिकॉग्निशन के लिए भी मालिक की अनुमति का होना ये साफ साफ बता रहा है कि हम लोग उस दौर में पहुंचा दिए गए हैं जिस दौर में हमारे ट्रेड यूनियन राइट खत्म कर दिए गए हैं। तो ऐसे समय में हमको इस बात की जरूरत समझनी पड़ेगी कि जो सभी लोग हैं वो किसी दूसरे का मुंह नहीं देख सकते कि लोग लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, लोग नहीं लड़ेंगे तो हम भी नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे तो वर्किंग क्लास की लड़ाई नहीं होती, और इसीलिए हम लोग जानते हैं कि जो लोग लड़े, चाहे 1860 में 8 घंटा काम के लिए जो हमारे शहीद लोग लड़े, उसके दम पर हमको पूरी दुनिया को, वर्किंग क्लास को 8 घंटे का कार्य दिवस मिला, और उसी के दम पर ये लड़ाइयाँ पूरे देश में फैली, दुनिया में मजदूरों को भी एक स्वतंत्र हैसियत का माना गया, उनको भी नागरिक अधिकार मिले। और जब हम इस बात को समझना चाहते हैं कि आज हमारे सामने ये हमारे वर्किंग आवर्स को असीमित कर देना चाहते हैं, बढ़ा देना चाहते हैं, 12 घंटे के कानूनी दायरे में ले आना चाहते हैं, तो इसका सीधा और साफ मतलब है कि ये कॉरपोरेट घराने को, बड़े समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए मजदूरों के श्रम की लूट करना चाहते हैं। और इसी समय में हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में दो बड़े समझौते होने की सरकार घोषणा कर रही है। पहला समझौता है यूरोपियन यूनियन की डील, दूसरा समझौता अभी वो घोषणा कर रहे हैं कि ट्रंप ने टैरिफ को 18% कर दिया है। ये दोनों बातें अब आप देखिए कि किसके कंधों पर रख के चल रही हैं। ये दोनों बातें मजदूरों के कंधों पर रख के चली जा रही हैं, ये औद्योगिक प्रोडक्शन के कंधे पर रखी चली जा रही हैं, हालांकि कृषि मजदूरों के ऊपर भी रख कर चली जा रही हैं। तो इस तौर पर हमें समझना चाहिए कि ये पूरी डील्स जो हैं वर्किंग क्लास के ऊपर निर्भर है, लेकिन वर्किंग क्लास को ये पूरी तरीके से गुलाम बना करके शोषण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ऐसे समय में हमारे सामने कोई और चारा नहीं है कि हम सरकार की इन बातों को अस्वीकार कर दें, गुलामी को हम अस्वीकार करें। और इसीलिए हम लोग को बड़ी अच्छी बात है कि उत्तराखंड के इंडस्ट्रियल इलाकों में, इन उत्तराखंड के दूरस्थ धारचूला जैसे पावर प्रोडक्शन के इलाके में एक जबरदस्त वर्किंग क्लास की समर्थन मिल रहा है।
देहरादून में समर्थन मिल रहा है, हरिद्वार में समर्थन मिल रहा है, बैंक और बीमा कर्मचारियों के बीच में इसको समर्थन मिल रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि तो उत्तराखंड के अंदर भी ये हड़ताल इस बार ऐतिहासिक होने जा रही है। और ये हड़ताल इस मामले में सबसे ऐतिहासिक इस बात के लिए है कि लेबर कोड लागू होने के बाद की पहली हड़ताल है। और इस हड़ताल का मकसद यही है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक इस बात को तय करें कि हिंदुस्तान का वर्किंग क्लास क्या वो अपने आजादी के आंदोलन में प्राप्त जो अधिकार हैं उनसे विरत कर दिया जाएगा। क्या वो वर्किंग क्लास अपने जो आजादी के दम पर जिसने इस देश का उत्पादन बढ़ाया है, जो आज भी इस देश का उत्पादन बढ़ाने में योगदान दे रहा है, उसके हक में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ऐसे समय में मुझे खुशी है कि हमारी एआईसीसीटीयू की लगभग सभी यूनियन, एक आध यूनियन ही अभी छूटी है जो नोटिस नहीं दे पाई हैं, अदरवाइज लगभग सारी हमारी यूनियंस ने स्ट्राइक नोटिस सर्व कर दिए हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारी यूनियंस के सभी साथी जम करके इस मेहनत में उतरे हुए हैं। तो हम अपने साथियों से, सभी मजदूर भाइयों से, उत्तराखंड के मजदूर भाइयों से इस बात को कहना चाहते हैं कि देश के मजदूर आंदोलन के साथ खड़े होने की जरूरत है। आप इस बात को भूल जाइए कि हड़ताल का आह्वान किसने किया है। यह सही बात है कि इस हड़ताल का आह्वान केंद्र की 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने किया है, लेकिन इस बात की सबसे बड़ी जरूरत है कि यह हड़ताल का दौर कौन सा है। ये हड़ताल यदि किसी भी और द्वारा बुलाई गई होती तो निश्चित तौर पर इस दौर में, इस हड़ताल में सबको शामिल होना चाहिए था। और इसलिए हम साथियों आप सभी से कहना चाहते हैं कि इस हड़ताल को सफल करना सबसे बड़े, आजादी के बाद से सबसे बड़े, बल्कि हम ये कहें आजादी आंदोलन और आजादी आंदोलन के बाद का सबसे बड़ा हमला इस समय मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड से किया है। और 4 लेबर कोड आने के बाद क्या हालत होगी वर्किंग क्लास की, ये आप समझ लीजिए। यदि आपका कोई भाई दुबई में रहता है, यदि आपका कोई रिश्तेदार दुबई या गल्फ कंट्रीज में रहता है, तो आप देख सकते हैं कि वहां कुछ लोगों के पास अच्छा वेतन होता है, लेकिन उनके पास वर्किंग राइट नहीं होते हैं, उनके पास ट्रेड यूनियन राइट नहीं होते हैं, उनके पास शिकायत करने का अधिकार नहीं होता है, उनके पास हड़ताल करने का अधिकार नहीं होता है। और हड़ताल यानी सामूहिक बार्गेनिंग, अकेला आदमी अपनी बार्गेनिंग नहीं कर पाता, इसलिए समूह में बार्गेनिंग करने की उसे जरूरत रहती है। और इसलिए उसे ट्रेड यूनियन चाहिए होती है। जब वो पूरा प्रोडक्शन करता है, उसके दम पर मुनाफा पैदा होता है, तो उसके मुनाफे को, अपने उस मुनाफे के सामने उसका अस्तित्व खत्म ना हो जाए, उस मुनाफे को पैदा करते करते वो खत्म ना हो जाए, इसके लिए उसे यूनियन की जरूरत होती है। इसके लिए उसे अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी, स्ट्राइक की जरूरत होती है। इसके लिए उसे अपनी एकता की जरूरत होती है। और इसी के दम पर वो आगे बढ़ पाता है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि गल्फ कंट्रीज के अंदर वहां कुछ लोगों को पैसा है, लेकिन बड़ा जो वर्किंग क्लास हिस्सा है जो धोखे से वहां ले जाया जाता है, उससे बंधुआ मजदूरी ही कराई जाती है, वो वहां सरवाइव ही नहीं कर पाता है। तो क्या ये हाल हमारे हिंदुस्तान के भी बना देंगे? ये हमें सोचने की बात है। और इसीलिए जब देश के अंदर बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं इस समय, जब देश के अंदर कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी डील के तैयारियां हो रही हैं, हालांकि वो डील्स में ये बात सही है कि वो हमारे लिहाज से नहीं है। जैसे अमेरिका ने 18% की घोषणा की है, तो वो उसके भारत में आने वाले उत्पाद पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 0% है। जबकि हमारा माल अमेरिका जाएगा तो उस पर 18% टैक्स लगेगा। इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो वर्किंग क्लास है उसके मेहनत को चूस लिए जाने की पूरी तैयारी है इन डील्स के माध्यम से। दूसरी तरफ यूरोपियन डील्स के माध्यम से अमेरिकन ऑटोमोबाइल्स कंपनी, ऑटो सेक्टर की कंपनियां, वाहन की कंपनियां, ये सब आने के लिए तैयार हैं। और इसके चलते जो हमसे उम्मीद की जा रही है, वो हमसे उम्मीद ये की जा रही है कि हम ज्यादा प्रोडक्शन दें, लेकिन हमारे तरफ का जो वर्किंग क्लास को जो सुविधाएं, सहूलियत मिलने की बात है, उस पर चुप्पी साध ली जा रही है। और उस पर ये जो वेट कोड ऑन कोड लाई है हमारी सरकार, 4 लेबर कोड, ये पूरी तरीके से मजदूर को बंधुआ बनाने देने की कोशिश है, गुलाम बना दिए जाने की कोशिश है कि आप आवाज नहीं उठा सकते। और आवाज जब नहीं उठा सकते तो फिर लड़ने की हालत खत्म कर दी जाएगी।
तो ऐसे समय में हमें अमेरिका से भी बुरे हालातों, वर्किंग क्लास के हालातों में पहुंचा दिया जाने वाला है। जहां पर ट्रेड यूनियन है लेकिन वहां बोलने की कुछ आजादी है, उससे भी पीछा यानी गल्फ कंट्रीज के जैसे ट्रेड यूनियन हालातों में हमें पहुंचा दिए जाने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, कर चुकी है। और इसलिए हमें ये समझ में आता है कि जो हमारी सुरक्षा है, जो हमारे वेतन वृद्धि के मामले हैं, जो हम अपनी सामूहिक बार्गेनिंग से ही बढ़ा पाते हैं, कोई ऑर्डर से नहीं बढ़ा पाते कि कंपनी कोई ऑर्डर करती है तनख्वाह बढ़ जाती है, नहीं। हम लोग अपनी बार्गेनिंग करते हैं, हड़ताल का दबाव दिखाते हैं, समझौते पर उनको लाते हैं और मजबूर करके अपनी तनख्वाह बढ़वाते हैं। और इसलिए साथियों, हमें आज के दौर में इस बात को समझने की जरूरत है कि हड़ताल बहुत इंपॉर्टेंट दौर में है, और इस इंपॉर्टेंट दौर का मतलब है कि हम अपनी आज़ादी को यदि बचाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर लड़ करके आज़ादी को हम लोग बचा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आज़ाद जो अधिकार हैं वो कभी भी भीख में नहीं मिलते, और इसलिए इन अधिकारों को बचाए जाने की जो लड़ाई है, वो लड़ाई हमसे इस बात की मांग कर रही है कि 12 तारीख की हड़ताल को सफल करने के लिए हम लोग जी जान लगाएं, जोर जबरदस्त प्रदर्शन में उतरें, अभी से तैयारी तेज करें, और इस बात को न माने कि अगला साथी हड़ताल में उतरेगा, अगली यूनियन हड़ताल में उतरेगी तो हम हड़ताल में उतरेंगे, इस बात को भूल जाइए। ये वो दौर ही नहीं है। अगर हम इस समय हड़ताल में नहीं उतरेंगे तो आगे भी हम अपना उजला भविष्य देखने के लिए एक तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि हम गुलामों के रूप में सरेंडर कर रहे हैं, और जिसका परिणाम होगा कि हमारी अगली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी। तो निश्चित तौर पर उस सवाल की बात तक न भी जाएं, लेकिन एक इंसान के तौर पर वर्किंग क्लास के जिन राइट को हम, अधिकारों को जिनको हम लोग एंजॉय करते हैं, और बहुत सारे अधिकार जो हमें अभी मालूम भी नहीं है लेकिन हम एक अपने को सुरक्षित पाते हैं, तब भी बहुत सारे अधिकार अभी लागू नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए हमारे लिए कुछ रास्ते थे, कानूनी रास्ते थे। वो जब कानूनी रास्ते भी सब खत्म कर दिए जा रहे हैं, तो ऐसे समय में हमारे ये सोचने की जरूरत है। ये 12 तारीख की हड़ताल एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर है, बहुत जबरदस्त मोड़ है, जो हमारी देश की आज़ादी को भी तय करेगा, क्योंकि इस देश के वर्किंग क्लास की आज़ादी को भी तय करेगा। और हम लोग जानते हैं कि हमारी सरकार जिस दौर में है, वो बड़े बड़े साम्राज्यों के सामने, अमेरिका के सामने, यूरोपियन यूनियंस के सामने व्यापार के नाम पर अपने कारोबारियों के समर्थन में, कारोबार के समर्थन में ये ऐसी डील्स कर रही हैं जो देशवासियों के खिलाफ हैं। उसके बारे में आप सब लोगों को लगातार और भी मैटर्स मिलेगा समझने के लिए। तो हमें अपने अधिकार बचाने के लिए सामने आना होगा, और एक तरीके से नई आज़ादी की जंग में हम लोग उतर चुके हैं, वर्किंग क्लास उतर गया है। और पूरे देश से जो रिपोर्ट हम लोगों को मिल रही है ट्रेड यूनियंस के उसमें, तो हम लोग पाते हैं कि ये हड़ताल एक बड़ी हड़ताल होने जा रही है। और सभी इंडस्ट्रियल इलाके में, इवन कृषि मजदूरों के इलाके में ये हड़ताल होने जा रही है, और कृषि मजदूरों के भी अधिकार इन्होंने छीन लिए हैं। तो इसकी जो 5 प्रमुख मांगे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला है कि 4 लेबर कोड वापस लो, जो इंडस्ट्रियल से लेकर सभी संगठित क्षेत्र के मजदूरों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, उन सब में को प्रभावित करेगा। इसकी वापसी की मांग ये हड़ताल कर रही है। और दूसरी मांग है जो वीबी ग्राम जी बिल लाया गया है, इसे रद्द करो, ये मनरेगा को फिर से स्थापित करो। वीबी ग्राम जी बिल से जो वर्किंग क्लास, ग्रामीण वर्किंग क्लास है, उसे जो कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी हुआ करती थी, हालांकि वो 100 दिन का रोजगार भी सब जगह मिल नहीं पाता था, लेकिन फिर भी उसको गारंटी के तौर पर रखा गया था, अधिकार के तौर पर रखा गया था। उसकी बहाली की बात है, उसको सरकार ने खत्म कर दिया है। और उसमें वीबी ग्राम जी, जिसको ये राम जी बिल बोलते हैं, ये बना करके बेसिकली उन्होंने कृषि क्षेत्र में वर्किंग क्लास की बार्गेनिंग को, वर्किंग क्लास की जो जरूरत है उसे कम करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो तीसरी प्रमुख मांग है वो है कि बीज विधेयक 2025 और बिजली संशोधन विधेयक 2025, इसको वापस लिए जाने की मांग है। बीज विधेयक से जो किसानों के सामने समस्या ये आ रही है कि बीज बिल में केंद्र सरकार ने ऐसा प्रस्ताव कर दिया है कि आप अपने लिए, कोई किसान अपने लिए बीज को नहीं बचा पाएगा, और वो बड़ी बड़ी बीज कंपनियों के सामने, बीज कंपनियां जो बहुत बड़ा कारोबार करती हैं, जिनका कारोबार एक मतलब कृषि क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एनरॉन जैसी कंपनियां हैं, जिनका कारोबार पूरा, आप ये समझिए कि
दुनिया के कई देशों की सामूहिक जीडीपी से ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनियां एनरॉन है, मोनसेंटो है, ये बीज के कारोबार में आने वाली हैं। सरकार के इस बीज विधेयक बिल 2025 जो कि संसद में रखा गया है, हो सकता है सरकार इस बार इसको पारित कराने की कोशिश करे, तो इसके बाद परंपरागत बीज का अधिकार हमारे से छीन लिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो बिजली संशोधन विधेयक है 2025, और इसके चलते जो कृषि में क्षेत्र में बिजली के मामले में सब्सिडी दी जाती थी, खेती करने के मामले में जो सब्सिडी दी जाती थी, वो सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। और चूंकि बिजली क्षेत्र का इसमें निजीकरण होगा, तो इस निजीकरण के खिलाफ बिजली किसान लोग इसका मुखालफत कर रहे हैं, और बिजली कर्मचारी भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और इसीलिए मुखालफत कर रहे हैं कि इसके चलते बिजली बाजार में महंगी दरों पर इस देश के वासियों को मिलेगी। खास तौर से कृषि जो हमारे खेती है, जो बिजली पर निर्भर है, या जहां थोड़ी बहुत जरूरत है सिंचाई के लिए, वो सबसे बर्बाद होने की स्थिति में पहुंच जाएगी, क्योंकि वो फिर मार्केट को compete नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पाते हैं कि इस बिजली संशोधन विधेयक 2025 और बीज विधेयक 2025, इसका विरोध भी इसकी तीसरी मांग है, और ये केंद्रीय मांग है। और ये मांगे संयुक्त किसान मोर्चा की भी हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा इस 12 तारीख की हड़ताल के समर्थन में उतरा हुआ है। चौथी महत्वपूर्ण मांग है कि एलआईसी में भी सरकार ने 100% विदेशी निवेश की घोषणा कर दी गई है। और इसके चलते जो एलआईसी देश की योजनाओं के लिए 30% का पैसा देता था, यानी 100 रुपए में 100 रुपए की सरकार कोई घोषणा करती थी कि ये कारोबार, ये योजना चलाई जाएगी, तो उसमें से 30 रुपया वो एलआईसी से आता था। उस एलआईसी जो भारतीय देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उस और देश की जनता का है, उसमें हम विदेशी पैसा, विदेशी निवेश लगा करके एक तरीके से वो मुफ्त में पूरी एलआईसी कंपनी को, एलआईसी जो सरकारी कंपनी हुआ करती थी, उसको एक लूट लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, वर्किंग क्लास इसका विरोध कर रहा है। और इसमें लाखों लोग कारोबार में हैं, एलआईसी के कर्मचारी हैं, एलआईसी के बीमा एजेंट हैं, उससे लाभ लेने वाली जनता है। तो ये 30-40 करोड़ का हिस्सा है जो इस देश में प्रभावित होगा। और प्राइवेट बीमा कंपनियां, आप लोग जानते हैं कि वो क्या हाल करेंगी इस देश के लोगों का, और क्या कर रही हैं, जो हैं भी। हम लोग जानते हैं कि जो प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं, उनके दावे जब उसमें क्लेम मांगा जाता है, तो क्लेम वो पूरा देने में आनाकानी करती हैं, और बड़ी मुश्किल से उनको क्लेम लिया जाता है। जबकि एलआईसी घटना की सत्यता पर उसको पुष्टि, मतलब उसका दावा निपटान जो है, वो गारंटी के साथ होता है, उसमें कोई झूठ नहीं है। तो इसी के साथ जो पांचवी महत्वपूर्ण मांग है, वो ये है कि एक शांति नाम का एक्ट है, जिसका पूरा नाम है सस्टेनेबल हरेसिंग and advancement of nuclear energy for transforming India एक्ट 2025, शांति एक्ट। ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को परमाणु क्षेत्र में घुसाए जाने की सरकार की एक योजना है। इसके लिए कानून लाया जा रहा है। अभी तक परमाणु क्षेत्र में, परमाणु बिजली उत्पादन में, परमाणु के संबंध में रिसर्च करने के मामले में विदेशी या किसी भी प्राइवेट कंपनी को अलाउ नहीं था। और हम सभी लोग जानते हैं कि भोपाल गैस कांड हुआ था आज से 30 साल पहले, और उस 30-40 साल पहले, और आप देखिए कि 50 साल होने वाला होगा उसको, सॉरी। तो भोपाल गैस कांड को आप देखिए, तब से लेकर अभी तक जो भोपाल गैस कांड के करीब 30,000 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे एक ही रात में। गैस रिसाव हुआ था, और उस गैस रिसाव के चलते एक ही रात में 25,000, फिर उसके बाद 30,000 लोग टोटल मारे गए। और पूरा भोपाल शहर, जहाँ पर ये कंपनी लगी थी, तो वो करीब शमशान में बदल गया था, और कई दिनों तक लोग मरते रहे। और उसके मालिक को हम लोग कोई सजा नहीं दे सके, आज तक सजा नहीं दे सके। और उसके मालिक बाकायदा जो एंडरसन था, वो आराम से अपना विदेश में चला गया, उसमें कुछ नहीं हुआ। और जब ऐसे में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में फिर से हम ऐसी कंपनियों को अलाउ कर रहे हैं कि भारत के कानून को सुपरसीड करें, उससे ऊपर निकल जाएं,
तो निश्चित तौर पर हम लोगों को समझना होगा कि ये जो उदारता है, ये बड़ी कंपनियों के पक्ष में जो उदारता दिखाई जा रही है, ये उदारता निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण उदारता है और ये इस देश की जनता के हित में नहीं है। और इसीलिए जो शांति नाम का एक्ट है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो हम ये हड़ताल इसका मुख्य तौर पर ये 5 मांगे हैं जिनका इस पांचवी इस शांति एक्ट का भी विरोध कर रही है। तो मेन इसकी जो लड़ाई है वो हम सब लोग जानते हैं कि 4 लेबर कोड से शुरू हुई है, जो इस देश की बहुमत आबादी वर्किंग क्लास है उसके फेवर की बात है। तो साथियों, इस समय हमें ये समझना होगा कि यदि हम आज के दौर में इस हड़ताल में शामिल होकर के इस ऐतिहासिक कर्तव्य का निर्वहन करते हैं कि एक जिस समय वर्किंग क्लास पूरा गुलाम बनाया जा रहा था, तो उस समय हम जो अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, वर्किंग क्लास के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, साहस कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखी जाएगी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब आग लगी होती है, तो आग लगते समय कौन क्या कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग तमाशा देखने वाले होते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि पूरे देश में अखिल भारतीय हड़ताल बहुत लंबे समय तक चलेगी, तब हम हड़ताल में शामिल होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जब सब तो हम कहें कि ये वो बात नहीं है। बात ये है कि यदि आग लगी है तो आप आग बुझाने वाले हैं कि नहीं, आप इस लड़ाई में वर्किंग क्लास को गुलाम बनाए जाने के साथ हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और यदि हम इस बात को समझ सकते हैं तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमारा नाम उस हिस्से में लिखा जाना चाहिए कि हमारे पक्ष हम वर्किंग क्लास को जब गुलाम बनाया जा रहा था उसकी मुखालफत में थे, हम शांत नहीं थे, हम वर्किंग क्लास की जो लड़ाइयाँ थी उसको सफल बनाने वालों में थे। हमारी कोशिश ये है। और इसलिए साथियों, ये हमें समझना है कि रिफॉर्म के नाम पर, सुधार के नाम पर ये जो 4 लेबर कोड लाए जा रहे हैं, ये 4 लेबर कोड दरअसल इस देश की कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को भारतीय मजदूरों के सस्ते श्रम का बाजार बनाए जाने की एक साजिश है, जहां पर हम अपने मेहनत का मूल्य खुद नहीं निर्धारण कर सकते। इसलिए हमें इस दौर में इसका जवाब देना चाहिए। हमें अपने अधिकार जिनको हम प्राप्त कर चुके हैं, जिनका लाभ हम ले रहे हैं, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, न कि पीछे जाने की। और इसलिए हम सभी साथियों को एक औपचारिक तरीके की इस हड़ताल को नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हड़ताल यदि आपको औपचारिक लग रही है तो उसे वास्तविक बनाने की कोशिश करें। अगर आपको ये लग रहा है कि हड़ताल फॉर्मल नहीं है, ये लंबी खींची जा सकती है, तो लंबी खींचने की तैयारी करें। लेकिन शांत और चुपचाप बैठे रहने की जरूरत नहीं है। स्ट्राइक नोटिस को सफल करते हुए, स्ट्राइक नोटिसों में उतरते हुए, स्ट्राइक सड़कों पर उतरने की जो हमारी जरूरत है, और जिससे ये देश आज़ाद हुआ था, उन ताकतों से ये देश आज़ाद हुआ था जिनके बारे में कहा जाता था कि दुनिया में इनका सूरज ही नहीं डूबता है। तो साथियों, मुख्य रूप से हमें ये समझना है कि हमारा इतिहास ही ये रहा है वर्किंग क्लास का, कि हमने अपना जो ट्रेड यूनियन राइट है 1924 में छीना था अंग्रेजों से, और वो कोई दया में नहीं मिला था, जैसा कि हमारी सरकार कह रही कि अधिकार अंग्रेजों के जमाने के अधिकार थे तो हमने इन्हें, या कानून थे, इन्हें खत्म कर दिया। बल्कि ये बात ये है कि ये राइट्स जो हमने अपने बलिदानों के दम पर, अपनी शहादतों के दम पर प्राप्त किए थे, और तब जाकर के हमें यूनियन का अधिकार मिला था। और इस यूनियन के अधिकार को आज हमें छीना जा रहा है। तो हमें इस बात को समझना है कि ये लड़ाई हमारी आज है, और आज हम जो सरकार ने एक युद्ध छेड़ दिया है वर्किंग क्लास पर, उसका जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूरी आज़ादी दी जा रही है पूंजीपति को, कैपिटल को, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने को, विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो छूट दी जा रही है, वो दूसरी तरफ मजदूरों को गुलाम बनाए जाने के लिए इन लेबर कोड को लाया जा रहा है। हमारी आज़ादी को छीन करके कंपनियों को आज़ादी दी जा रही है। और इसलिए साथियों, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई है और हमारी अपनी भी लड़ाई है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इतिहास किसी का इंतजार नहीं करता। हमसे इतिहास निश्चित तौर पर हमसे नहीं, हमसे आने वाली पीढ़ी के बाद से जरूर पूछेगा
कि कौन थे वो लोग जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है। और ऐसे समय में हमारी यूनियंस बचा पाना, यदि हम अपना झटका इस दौर में दिखा पाते हैं, एक लंबी लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये बात भी सही है, लेकिन ये एक दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और हम एक लंबी लड़ाई से, एक दिन की इस हड़ताल से शुरू करते हुए आगामी दिनों में जो भी अपनी तैयारियां हैं उसका रिव्यू करते हुए और सशक्त मजबूती से उतरते हुए इस सरकार को मजबूर कर दें कि ये लेबर कोड वो वापस ले। हम लोग जानते हैं कि जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय शुरुआत में किसानों की संख्या कम थी, लेकिन आज इतिहास उन्हीं लोगों को याद रख रहा है कि वो कम संख्या वाले किसानों ने लोगों को जगा दिया। और आज हम देख रहे हैं कि जब पूरा माहौल इंडस्ट्री के इलाके पर हमारे ये आशा बहनों का, आंगनबाड़ी का, भोजन माता का और सभी वर्किंग क्लास के सारे हिस्से उद्वेलित हो गए हैं और इस बात के लिए उद्वेलित हैं कि हमारा जो अपना काम है, वर्किंग जो हमारी मेहनत है, जितनी मेहनत हम करते हैं उसका दाम, पूरा दाम हमें चाहिए। हम जितना मुनाफा पैदा करके मालिकों की कोठियां भरते हैं उसका पूरा दाम चाहिए। सरकार हमसे श्रम, सस्ता श्रम करा के, फ्री का श्रम करा के या बधुआ श्रम करा के, जैसा आशा कर्मचारी को आप देख लीजिए, जो सस्ता श्रम उनसे कराया जाता है, उनको दिहाड़ी तक नहीं दी जाती है। इस स्थिति को पलटने की जरूरत है और हम महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहते हैं कि आज करीब 56 दिन से ज्यादा हो गया है यूपी की आशा बहनें जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ रही हैं और अपने वेतन की लड़ाई, वेतन के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम लोग हैं जहां हमसे वेतन का अधिकार छीना जा रहा है, जहां हमको बंधुआ मजदूरी में धकेला जा रहा है। तो ऐसे दौर में समूचे वर्किंग क्लास की जरूरत है कि हम किसी रस्म अदायगी में शामिल न हो और न ही हम ये बात कहें कि जब सब लोग उतरेंगे तो तब हम उतरेंगे। तो साथियों, हमें उतरने का अभी का दौर है, अभी के दौर में हम लोग उतर सकें, इसी बात को आप लोगों से मुझे कहना था। और हमारे मुख्य बांग के साथ कि हम लोग न झुकेंगे, न बिकेंगे, न डरेंगे और इसके साथ अपनी लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। और आज इस ऑनलाइन लाइव के माध्यम से हम लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि ये लड़ाई आगे तक जाएगी और जो सफलता अभी हमको मिल रही है इस हड़ताल के प्रचार प्रसार में, जो सहयोग और जो उत्साह मजदूरों की तरफ से दिखाई दे रहा है, वो हम सबसे मांग कर रहा है कि और बढ़ चढ़ के इस लड़ाई को सफल बनाने में हम सब लोग जुटे, इस उम्मीद के साथ कि हम सब लोग इस 4 लेबर कोड की लड़ाई को जीतेंगे, मोदी सरकार को एक पीछे धक्का देंगे, वर्किंग क्लास की हर मेहनत मजदूरी का पूरा दाम वसूलने की पूरी कोशिश करेंगे, हड़ताल को कामयाब बनाने की आप सभी के साथ अपील करता हूं। आप सभी को, सभी हमारे जो इस हड़ताल की तैयारी में लगे हुए हैं, हमारे इंडस्ट्री के साथी, हमारे एनएचपीसी के साथी, हमारी आशा बहनें, हमारी आंगनबाड़ी, हमारी भोजन माता, हमारे सारे सिडकुलों के वर्किंग क्लास के लोग, तो सभी साथियों को मैं और सभी यूनियंस को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सलाम करते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अभी हमारे पास 3-4 दिन है और इन 3-4 दिनों को हम एक यादगार दिनों में तब्दील कर देने का हमारे पास मौका है। और हम जरूरत पड़ेगी तो आगे भी हमारे साथी लोग, अलग अलग लोग इस प्लेटफॉर्म पर आकर के हम लोग लाइव करेंगे। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि इस हड़ताल को सफल बनाएं, 4 लेबर कोड की लड़ाई को सफल बनाएं, वर्किंग क्लास की एकता जिंदाबाद, मजदूर वर्ग की एकता जिंदाबाद, दुनिया भर के मजदूरों एक हो, 12 फरवरी के हड़ताल को सफल करो, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की यूनिटी जिंदाबाद, आशा वर्कर्स की यूनिटी जिंदाबाद, सभी निगमों के, बिजली कर्मचारियों की, किसानों की, मजदूरों की एकता जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव को अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो।